नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले ले आइए हेमंत जी को स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। आज हॉट टॉपिक जल्दी लाना पड़ा है, उसकी वजह भी खास है। अब 24 घंटे बाद जब ये कार्यक्रम, और कम ही वक्त बचा है क्योंकि 11 बजे से सत्र शुरू हो जाएगा, संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, स्टालिन, इन सब ने ये फैसला कर लिया है कि चुनाव आयोग से बाहर का रास्ता ज्ञानेश कुमार को दिखाना अब जरूरी हो चुका है। तैयारी पिछले सत्र में भी थी महाभियोग लाने की, ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग लाने, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें थी और उन तकनीकी दिक्कतों की वजह से महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जा सका। बाकायदे बैठक हुई थी, उस बैठक में विपक्ष के सभी जो बड़े स्टेक होल्डर हैं वो सब के सब मौजूद थे और उनमें एकमत फैसला हुआ था, कहीं पर कोई विरोधाभास नहीं था। एकमत फैसला हुआ था कि ज्ञानेश कुमार को हटाए बगैर चुनाव आयोग का शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। और उस फैसले को इंप्लीमेंट करने की जब बारी आई तो फिर अभी तकनीकी दिक्कतों की भी बात करेंगे। उस दिन के क्या तकनीकी दिक्कतें थी, 14 दिन का वक्त नहीं बचा था जो है नोटिस देने के लिए, वो सब वजह थी। अब शीत सत्र में क्या उन सारी तकनीकी दिक्कतों, क्योंकि वक्त की कमी नहीं थी, क्या उनसे आगे बढ़ चुका है अपोजिशन और ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है? यही समझेंगे हेमंत जी से। बस पहले कुछ खबरें दिखा दें आपको, उसके बाद सीधा चलते हैं हेमंत जी के पास। लो भैया, खबर दिखाना शुरू करो। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है विपक्ष। संसद के शीतकालीन सत्र में इंडिया ब्लॉक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। 18 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी। इसी बैठक में फैसला भी हो गया था। आगे बढ़िए फटाफट। इंडिया ब्लॉक कंसिडरिंग मोशन टू रिमूव सीईसी ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, the India bloc is considering a motion against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar seeking his removal. The idea was mooted at the meeting of the opposition's parliamentary floor leaders on Monday 18 अगस्त 2025। ये उस समय की बैठक की खबरें जो आई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। वोट चोरी क्लेम्स इंडिया ब्लॉक टू ब्रिंग impeachment notice against CEC. EC had sought proof of fraud. चलिए आगे बढ़िए। impeachment वही महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में कांग्रेस। आगे चलिए, आगे बढ़िए। जो खबरें हैं पूरा आपको दिखा दें कहां से क्या खबर है। बैठक के बाद कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके, राजद समेत 8 विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि संसद के मौजूदा सत्र, ये मानसून सत्र था, में 3 दिन बाकी हैं। महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। सीईसी के रवैये को देखते हुए हम अगले सत्र यानी शीतकालीन सत्र में नोटिस देंगे, जो कि कल से शुरू होने जा रहा है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। 17 अगस्त को सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा था राहुल वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। जब ये सब हुआ था तब बिहार चुनाव नहीं हुए थे, बिहार में एसआईआर नहीं हुआ था कंप्लीट। ये जब राहुल ने कहा था उसके बाद पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। जब ये सब हुआ था तो पानी गर्दन तक आया था, नाक में भी नहीं घुसा था, और अब नाक में घुसने के बजाय सर के ऊपर से जा चुका है। अब नीचे, पानी के नीचे लोकतंत्र कर्तव्य दिखा रहा है कितने दिन जीवित बच पाता है। तो यही मौका है, नहीं तो फिर ऐसे ही बैठ करके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिएगा आप। चलिए आगे बढ़िए, कुछ बचा है तो वो भी दिखा दीजिए। दिल्ली से पटना तक राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ गया है।
विपक्षी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर चर्चा तेज कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह मुद्दा पिछली संसद सत्र में उठा था। ये करंट खबर है, सत्र में भी उठा था, लेकिन अब शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष के भीतर नई विमर्श शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी प्रक्रियाओं, ईवीएम, मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। और देगा कैसे, जब बीजेपी के जेब में बैठ करके वहीं से मुंडी निकाल के काम कर रहा है। अब चलते हैं सीधा हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, ये तो जो छपंत है, लेकिन छपता कुछ जो है उससे अलग हकीकत होती है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर आजकल होता है कि प्रचार पत्र जो आप कहते हैं, प्रचार पत्र में कुछ सच नजर आ जाए। सच क्या है इस सत्र में लाएंगे, या इस सत्र में भी स्टंटबाजी करके, क्योंकि विपक्ष से बहुत ज्यादा मुझे प्रसन्नता नहीं है। जो रवैया है, आर पार की लड़ाई लड़ते हुए बहुत कम नेता नजर आते हैं, बहुत कम नेता, खासकर कांग्रेसी नहीं नजर आते हैं। माफ कीजिएगा अगर कांग्रेसी नाराज हो, बहुत कम नेता नजर आते हैं। स्टालिन, ममता और अखिलेश तो फिर भी नजर आते हैं, क्योंकि मैं सड़कों पे देख रहा हूं डे टू डे। तो इस बार लाएंगे या फिर से कहेंगे नहीं अब अगली बार लाएंगे बजट सत्र में? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। कल से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, तैयारियां पूरी जोरों पे हैं। सबसे पहले तो आपको एक बड़ी खबर बता दूं, और मैं चाहूंगा कि एक बार अगर हो सके तो दर्शकों को दिखा भी दीजिएगा। जो 5 दिन से मैं और आप एक बात कह रहे थे वेस्ट बंगाल को लेकर के, ये देखिए पहली बार रिजिजू साहब या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बढ़िया। देखिए रिजिजू साहब कह रहे हैं मैं इसी का प्रवक्ता नहीं। कल से 17 आज एसआईआर पर वो कह रहे हैं मैं इसी का प्रवक्ता नहीं। उससे पहले तो आपको छोड़ करके कोई बोला ही नहीं। जो एसआईआर प्रोसेस बिहार के अंदर हुआ, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, सारे कुतर्क कौन कर रहा था? ना तो चुनाव आयोग ने कोई कुतर्क किया, ना किसी और ने किया। पूरे देश में रिजिजू के अलावा किसी ने एसआईआर का समर्थन नहीं किया, मतलब भाजपा के अलावा। और आज सेशन से एन पहले पल्ला झाड़ लिया है किससे? श्रीमान ज्ञानेश गुप्ता जी से, कि मैं उस पर एसआईआर पर चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं। ये मैं और आप हमेशा यही कहा करते कि क्या वो प्रवक्ता है? तो पहले तो धन्यवाद उनका कि उन्होंने बताया ऑन रिकॉर्ड कि वो प्रवक्ता नहीं। अब आशीष भाई आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात छेड़ दी। संडे का दिन है सुबह सुबह, और बहुत गंभीर विषय है। ऐसा ही दिन पे ये चीज, ताकि दर्शकों को समय मिले वो समझ सके सारे इशू को। आशीष भाई, देश के इतिहास में 1952 से लेकर के आज तक दुर्भाग्य है ये इस देश में कि पहले ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं ज्ञानेश गुप्ता, जिनके खिलाफ संसद के अंदर पूरे विपक्ष ने अंदर खाने पूरी तैयारी कर ली है महाभियोग लाने की। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, 2002 में नवीन चावला के खिलाफ, जो वो, लेकिन वो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, वो चुनाव आयुक्त थे, उनके खिलाफ 200 सांसदों ने, विपक्ष के 200 सांसदों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी उनके रिमूवल के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई थी, आपको ध्यान हो। और जब श्रीमान राजीव कुमार अग्रवाल, ज्ञानेश गुप्ता के जस्ट पूर्ववर्ती, उनके खिलाफ भी ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए, लेकिन वो टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि सीईसी को आप केवल महाभियोग के जरिए हटा सकते हैं, उसके अलावा नहीं। जबकि जो चुनाव आयुक्त है उसको आप हटा सकते हो, मुख्य चुनाव आयुक्त की रिकमेंडेशन से राष्ट्रपति हटा सकता है। ये बेसिक फर्क है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा बता दूं मैं। संविधान का अनुच्छेद 324(5), उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश गुप्ता या कोई भी सीईसी, उसको हटाने का एक वेल लेड डाउन प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर है। और वो वही है जो सुप्रीम कोर्ट जज को महाभियोग के जरिए जैसे हटाते हैं, वैसे ही उसको हटा सकते हैं। आर्टिकल 124(4) एंड जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, सेम तरीका जो है सीईसी को दिया गया है उनको हटाने के लिए। और ये कब होता है? जब उनके खिलाफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, अक्षमता, इन दो के आधार पर दोनों सदनों के अंदर 14 दिन का नोटिस दे करके महाभियोग लाया जा सकता है। और जो उपस्थित हैं उनका 2/3 मेजोरिटी के साथ महाभियोग पर वोटिंग के दौरान उनको हटाया जा सकता है। ये एक पूरी की पूरी लीगल पोजीशन। अब आप ज्ञानेश गुप्ता जब से सीसी बड़े हैं तब से लेकर के अब तक उनका पूरा व्यवहार, आचार व्यवहार देख लीजिए एक बार।
किसी भी मुद्दे पर जो आज तक इस देश में चुनाव आयोग का क्या रोल रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक, अनबायस्ड अप्रोच और लेवल प्लेइंग फील्ड। पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र इसी के लिए जाना जाता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इन तीनों ही धरातलों पर जो पहले राजीव अग्रवाल करके गए और अब जो ज्ञानेश गुप्ता कर रहे हैं, वो ना भूतो न भविष्यते है। और बिहार का चुनाव, उसके लिए कराई गई एसआईआर, उसके लिए जो अपनाए गए तरीके, उसके बाद जो किए गए कुतर्क, वो अपने आप में पर्याप्त है कि ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि जो सबसे ज्वलंत सवाल है, बिहार चुनाव से पहले आपने 5 नवंबर को देखा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हरियाणा को लेकर के ओपन एंड शट केस उन्होंने बताया। 5 तारीख की बात कर रहा हूं, आप देखिए 30 तारीख, महीना के तो 25 दिन हो गए। 25 दिनों में ज्ञानेश गुप्ता या हरियाणा सीओ ने यह बताया कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में 3.5 लाख वोटर कम कैसे हुए। एक, जो लिस्टेड वोटर थे वो कम कैसे हो गए, 3.5 लाख वोट कैसे काटे, किस आधार पर काटे, एक। और दूसरा कि उसी हिसाब से 25,40,000 के आसपास वोट बढ़े कैसे, फर्जी वोट, डुप्लीकेशन और वो सारी चीजें। जिस दिन आपको ध्यान हो 5 नवंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके चंद सेकंड के बाद हरियाणा के सीओ ने क्या वो किया था, ट्वीट, कि हम इसका डिटेल्ड जवाब देंगे। ठीक, आज तक अगर एक वाक्य का जवाब आया हो ज्ञानेश गुप्ता से या इनसे, हरियाणा सीओ से या उनके सूत्रों से, तो आप बता दीजिए। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, तब रिजिजू साहब ने पल्ला झाड़ दिया, उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं एसआईआर पर। तो फिर तो चुनाव आयोग तो अब राम भरोसे हो गया, अब तक तो बीजेपी बचाती थी। और जो वेस्ट बंगाल में परसों हुआ, जो बीजेपी के अध्यक्ष ने जिस तरीके से एसआईआर में जो खेल करना चाह रहे थे, और वो ममता की जो सक्रियता है उनकी पार्टी की, काडर की, वो नहीं कर पा रहे, तो आपने वेस्ट बंगाल अध्यक्ष के तेवर भी देख लिए चुनाव आयोग के प्रति। तो उधर से रिजिजू ने पल्ला झाड़ लिया, उधर से वेस्ट बंगाल में पल्ला झड़ गया। अब कहां जाएंगे ज्ञानेश गुप्ता? तो इसलिए मैं कहता हूं, संवैधानिक पद, उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, जो भी उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। ये नहीं कि वो किसी की गोदी में बैठ के फैसले करे और वक्त पड़े तो वो पल्ला झाड़ जाए उनसे। और पल्ला झाड़ने का सीधा सा मतलब क्या है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, शाम को ऑल पार्टी मीटिंग होनी है, उसमें वो उनसे सहयोग मांगेंगे, विपक्ष सवाल पूछेगा, खासतौर पे वोट चोरी को लेकर के। अब जो पूरे देश में एसआईआर हो रहा है, जिस तरीके से बीएलओ की जान जा रही है, ये तो तत्कालिक मुद्दे हैं। संसद में जो 9 बिल आने हैं अलग अलग, खासतौर पे एटॉमिक एनर्जी इन प्राइवेट सेक्टर, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसी दौरान आपको ध्यान होगा जो अमेरिका का स्कैंडल है, उसमें भी काफी डेवलपमेंट्स हुई है। एक मंत्री का नाम है, एक उद्योगपति का नाम है, किसी के बारे में लिखा गया कि वो भी ऑन बोर्ड है। तो वो सारे मसले भी संसद के अंदर उठेंगे। प्लस जो राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से जय हिंद और ये वंदे मातरम पे वो बाकायदा नोटिस निकला कि इनको आप यूज नहीं कर सकते, उनको तृणमूल बहुत बड़े पैमाने पर उठाने जा रही है। तो संसद सत्र तो देखिए, मान के चलिएगा हंगामेदार होगा ही। अब जो चुनाव आज जैसे मीटिंग होगी है, उसके बाद सारे जो इंडिया ब्लॉक, जैसे आपने कहा इंट्रो में, इंडिया ब्लॉक के लीडर्स भी अपनी मीटिंग करेंगे, फ्लो स्ट्रेटेजी तय करेंगे। वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो शुरू में ही 14 दिन का नोटिस वो थमा देंगे ज्ञानेश गुप्ता का, या पिछली बार की तरह वो टल जाएगा, क्योंकि 14 दिन क्लियर होने चाहिए और ये सेशन है 19 दिसंबर तक। तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि विपक्ष उनको नोटिस अभी दे देता है बिगिनिंग ऑफ द सेशन, या इस बार नोटिस देके और अगला जो सेशन आएगा उसमें इस पे कार्रवाई होगी। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता, दुर्भाग्य से उनको ये ड्यूबियस डिस्टिंक्शन मिलने वाली है कि वो आजाद भारत के इतिहास के अंदर, जिसके खिलाफ ऐसा सीईसी, जिसके खिलाफ पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के महाभियोग लाने का फैसला किया, चेष्टा की और दायर भी कर दिया। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि वो कब फाइल होता है, इतनी सी बात है। देखिए, लेकिन एक बात जो है, अभी भी ये डाउट है कि इस सत्र में आएगा कि अगले सत्र में आएगा। रिजिजू ने कह दिया मैं अभी की, क्योंकि सर्वदलीय बैठक जो अपडेट्स आ रही हैं, कल सत्र है, आज सर्वदलीय बैठक होनी है, ऑल पार्टी मीटिंग। वो बैठक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस वक्त मैं ये बोल रहा हूं, उस बैठक में लोग पहुंच चुके हैं, सभी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस से भी जयराम रमेश, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो उनका पहुंचना जरूरी है, तो वो भी पहुंच चुके हैं। सारे जो है झंडा बलदार पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह अपनी पोजीशन ले चुके हैं, किरण रिजिजू बैठे हुए हैं। वो विजुअल्स अभी तत्काल आए, वही विजुअल्स में देख रहा था। वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है,
लेकिन चुनाव आयोग अपना प्रवक्ता नहीं है। चुनाव आयोग की हर सफाई देने के लिए कौन आ रहा है बार बार? भाजपा के लोग आ रहे हैं। आपने कहा कि बंगाल वाली जो है भाजपा ने डिसोन कर दिया, मतलब रिजू ने भी डिसोन किया, वहां से भी हमला हुआ। मैं थोड़ा इसमें अलग देखता हूं। ये बहरूपीय हैं, इनको समझना होगा। अगर ये एक बार कह दे डिसोन, तो ये मत मानिए डिसोन। ये वही है कि जब पड़ोसी कान पकड़ के बच्चे को लाता है कि यार तुम्हारा बेटा बहुत लफंगा हो गया, मेरे बेटे को मारा, आज वहां झगड़ा किया, अरे इसको मैं खुद ही घर से निकाल रहा हूं। ये इज्जत जो है वो करवा रहा, रोज इज्जत हमारी खराब करता है। और जैसे ही उस पड़ोसी को लगा चलो यार घर से निकाल ही रहा है, बचाओ, बताओ बाप कितना अपने कलेजे पत्थर रख के बेटे को निकालेगा घर से। चला गया बेचारा। और जैसे ही वो आया, चलो बेटा घर में चलो, आराम से फिर से कल की प्लानिंग करते हैं, कल किसके बेटे को पीट के आना है तुमको। ये है ये डिसोन। हालांकि संघ का जो मूल चरित्र है वो डिसोन करने वाला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। संघ अपने खास से खास आदमी को जैसे ही अगर फंस गया, ये मैं संघी चरित्र बता रहा हूं, जैसे ही संघ फंसता है तो वो उस बंदरिया वाली स्थिति में आता है। कई बार ये कहानी हम भावुक चर्चा में लाते हैं कि एक बंदरिया अपने बच्चे को बचाने के लिए, डूबते उसमें बच्चे को बचाने के लिए दबाए नहीं, लेकिन जैसे ही बंदरिया के नाक में पानी घुसा, उसको लगा अब मैं खत्म हो जाऊंगी, तो बंदरिया अपने ही बच्चे पे पैर रख के छलांग मार के बाहर आ गई, खुद बच गई बच्चे को डुबा कर। तो उसी कंडीशन में है जब संघ और भाजपा का इकोसिस्टम ऐसा, इनका मूल चरित्र, जब ये खुद लगता है डूबेंगे, तो कितना भी अजीज हो उसको डुबा करके उसके कंधे पे जो है पैर रख के छलांग मार के बाहर आ जाते हैं। ये काम ये कर सकते हैं किसी के साथ, लेकिन आज नहीं करेंगे। ज्ञानेश कुमार को डिसोन करना थोड़ा मुश्किल है इनके लिए, हेमंत भाई। इनकी बातों पर मत जाइए। किरण रिजिजू है, रिजिजू क्या है? जिस वो ज्ञानेश कुमार अमित शाह का प्रिय है। उस ज्ञानेश कुमार ने मतलब आप समझिए अविश्वसनीय सफलताएं दिलाई हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार की सफलता ये सामान्य नहीं है, असामान्य है। राजीव कुमार के समय की सफलताएं जो थी ना, वो थी कि 19-20 की लड़ाई में 18-21 कर देता था। 19-20 की लड़ाई है एकदम कांटे की, नेक टू नेक फाइट, उसमें 18-21 है, 18-22 ये अंतर पैदा करता था। ज्ञानेश कुमार 19-20 की लड़ाई को 1 और 21 कर देता है। खत्म, एक पार्टी साफ, एक पक्ष खत्म। ये हुनर है, उसको नहीं डिसोन कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं। ज्ञानेश कुमार चारों तरफ से आकंठ फंसे हुए हैं, सवालों का कोई जवाब नहीं है, पब्लिक के बीच में एकदम ओपन हो चुका है कि यह व्यक्ति चुनाव आयोग को मोदी, शाह और भाजपा की जेब में रख दिया। भारतीय जनता पार्टी और एक एजेंसी ANI है, नाम लेकर के बताते हैं, इन्होंने एक नया सिगुफा क्या छोड़ा। फरवरी 2025 में जो BLO का मानदेय 6 से 12 किया गया था, आप सोचिए फरवरी 2025, और ये दिसंबर 2025 कल से शुरू हो जाएगा। उस ऑर्डर को मतलब इतने ढीठ है सब, और ये पत्रकार की शकल में जो घूम रहे हैं ना कॉमेडियंस, ये इतने ढीठ हैं, उस आदेश को दोबारा रिपोस्ट कर दिया कि चुनाव आयोग ने BLO के मानदेय बढ़ा दिए, BLO को बम्पर तोहफा दिया है। 6,000 से 12,000 कर दिए, 6,000 से 12,000 कर दिए। 12 आदेश कब का था? आदेश कब का था? पुराना आदेश फरवरी है। 2025 का। BLO मर रहे हैं, जनता में जा रहा है कि ये तो कितने, ये तो मतलब पुराने जितने राजशाही के शासक थे क्रूर, उनसे भी ज्यादा आती मचा दिए हैं। अब सोचिए ये नेक्सस कितना खतरनाक है कि फरवरी का आदेश उठा कहे देखिए ज्ञानेश कुमार का बड़ा दिल देखिए। तो इसलिए इनको आप इसमें जरा सा भी मतलब कंफ्यूजन मत रखिए दिमाग में कि ये भाजपाई डिसोन कर रहे हैं ना, ये बहरूपीय हैं, नया भेष धर रहे हैं। कल से शीत सत्र है, तो उसमें समझाइश के लिए कि चलो फिर से एक नहीं सत्र नहीं टल जाए, नहीं, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल दिखाने की कोशिश है, उपक्रम है, दिखाने के लिए। उतना ही स्वांग है, तो उतनी स्वांग। मेरा यही सवाल है, मतलब ये सब इतना तथ्य बताने के पीछे कि क्या कांग्रेस या अपोजिशन फिर इनके झांसे में आ जाएगी?
या स्लीपर सेल्स, मुझे उनसे बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि हर पार्टी में बैठे हुए हैं, हर पार्टी में है। वो केवल कांग्रेस कह के हम लोग थोड़ा सा कांग्रेस के साथ नाइंसाफी करते हैं, हर पार्टी में बैठे हैं। क्या ये सब मिलकर फिर से आखिर में कागज पत्तर, नोटिस वोटिस तैयार करते करते फिर ये स्थिति कर देंगे कि अब अगले सत्र में? नहीं आशीष भाई, देखिए, अगला सत्र या ये सत्र या कौन सा सत्र, सवाल वो है नहीं। अगर आपको थोड़ा सा मानसिक और नैतिक दबाव बढ़ाना है, थोड़ा सा, हालांकि शर्मनिरपेक्ष है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी मानसिक और नैतिक अगर दबाव बढ़ाना है तो वो नोटिस तत्काल देना चाहिए। 50 सांसदों के तो साइन होने हैं, 50 सांसदों के साइन होने, कितनी देर का काम है? सारे के सारे सांसद ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुके हैं, कल से सेशन। तो इसमें अगर देर करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, और वो नुकसान कोई ऐसा नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव से एन पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट ही फ्रीज कर दिए गए, जाइए आप क्या करें, घूमते रहिए, अकाउंट फ्रीज हो जाए, उसके बाद आप क्या ही चुनाव लड़ोगे भाई? सब जगह धक्के खा लिए उन्होंने। तो ये लोकतंत्र है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, कि उनको कहीं राहत नहीं मिली, उनके खाते सील ही रहे, फ्रीज ही रहे। किस बात पे? कि इनकम टैक्स का मामला है। आज तक 1947 से, हालांकि चुनाव 52 में हुए, तब से लेकर के आज तक मुझे उस एक राजनीतिक दल का नाम बता दीजिए जिसने आजाद भारत के इतिहास में 1 नए रुपए का इनकम टैक्स दिया हो। 1 नए रुपए का बात कर रहा हूं, 1 पैसे का दिया हो। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर पॉलिटिकल डोनेशन टैक्स फ्री है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए गए, कोई वाली वारिस नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ठीक, अब बिहार का चुनाव आपने देख लिया, उससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव देखा था, 93% स्ट्राइक रेट। वो भी आजाद भारत का इतिहास है कि जब कांग्रेस अकेली होती थी मैदान में, तब उसका भी स्ट्राइक रेट वो नहीं था। अब बिहार में वो है। अगला टारगेट वेस्ट बंगाल का है, वहां ममता बनर्जी इनके सामने लठ लेके खड़ी होगी, ये तो सच बात है। अगर देखिए, सारी बात आशीष भाई व्यवहारिक बात में दीजिए, आज की तारीख में ज्ञानेश गुप्ता को हटाने के लिए जो पर्याप्त संख्या बल है, जरूरी संख्या बल, वो नहीं है विपक्ष के पास, वो सच है। लेकिन ये जो टूल संविधान ने दिए हैं ना आपको, महाभियोग के, इम्पीचमेंट के, ये एक खास अंदाज में है कि सामने वाले व्यक्ति पर जैसे ही आएगा, एक तो उसकी पूरे इतिहास में एक ड्यूबियस डिस्टिंक्शन हो जाएगी कि ही इज द फर्स्ट सीईसी टू बी ब्रॉट अंडर इम्पीचमेंट नोटिस। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। फिर उस पर चर्चा वर्चा में जिस तरीके की बात की खालूद उधड़ती है और वो आदमी बिल्कुल कंप्लीटली डिस्क्रेडिट हो जाता है, वो चीज है। संख्या बल नहीं है विपक्ष के पास, सच बात है, नहीं हटा पाएंगे, ये भी सच बात है। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता का जो मतलब कार्यकाल शुरू ही हुआ है, अभी तो 7-8 महीने तो हुए, फरवरी में आए थे, जनवरी 29 तक है, आखिर तक। तो उनको बैकफुट पे लाने का पूरी विपक्ष की तरफ से एक आईना दिखाने का काम वो बहुत जरूरी है। आपने कहा देर करेंगे, देर करेंगे तो समझ लीजिए फिर वेस्ट बंगाल के बाद आगे क्या होने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, पूरे देश में आशीष भाई जो घुसपैठिए और विदेशी वोटर की बात है, सबसे ज्यादा कहां की है, अंदाजा है आपको? सबसे ज्यादा इशू ये असम के अंदर है, सबसे ज्यादा। वहां एनआरसी भी हो चुका है, एनआरसी हो चुका है। वहां पर पता लगा कि 19 लाख लोग एनआरसी में, 19 लाख लोग भारत के नागरिक नहीं। ये तो घुसपैठियों की संख्या नहीं बताई ना उन्होंने बिहार में, कहीं नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। 19 लाख लोग एनआरसी में पता लगा कि उनके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, यानी कि वो भारत के नागरिक नहीं। उसके बावजूद तो सबसे ज्यादा एसआईआर की जरूरत कहां है? असम के अंदर। जो अमित शाह जी की बात मान लिए, ज्ञानेश गुप्ता की बात मान लिए, सबकी बात मान लिए। अच्छा, माननीय सूर्यकांत जी भी कहते हैं कि क्या कोई विदेशी आधार कार्ड के दम पे वोट डाल देगा क्या? 3 दिन पहले आपने सुना हो, राष्ट्र के नाम संबोधन चल रहा था जब बात कर रहे थे कोर्ट में। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, वो 19 लाख लोगों के वोट क्यों नहीं काटे भाई? 12 लाख हिंदू थे उनमें, कैसे काटोगे? काट के देख लो। तो वो छोड़ दिया वहीं पे। अब ज्ञानेश गुप्ता का खेल यहां पे आता है, यहां पकड़ने की जरूरत है दर्शक साथियों को। 19 लाख में से 12 लाख ये, 7 लाख दूसरे, तो उसको छोड़ दिया वहीं पे। सबसे ज्यादा एसआईआर की जरूरत कहां है? असम के अंदर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि असम के अंदर एसआईआर हो ही नहीं रही, केवल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है, स्पेशल नहीं है, स्पेशल एसआर हो रही है, आई हटा दिया। ठीक, ये है ज्ञानेश गुप्ता के विम्स और फैंसीज, कि मेरी मर्जी, मैं जो बताऊं। जो कल आपने चर्चा की थी कि किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने खालू दे दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 35 मिनट तक, वो क्या कह रहे थे कि चुनाव आयोग
कोई तीसरी समानांतर वैधानिक कानून बना देने वाली क्षमता नहीं है चुनाव आयोग के पास। उसको संसद और विधानसभाओं में जो कानून पास हैं उन्हीं के तहत चलना होता है, ना कि वो अपने कानून बनाने लगे। तो ज्ञानेश गुप्ता पूरे हिंदुस्तान में तो वो करवाएंगे SIR, और उसके असम के अंदर SR कराएंगे, कागज भी कोई नहीं दिखाना। बिहार के अंदर क्या था, बाढ़ आई हुई है, 70% एरिया डूबा हुआ है, कागज लेके आइए। अब जो SIR हो रही है उसमें पहले कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके घर की दुकान है क्या, जो मर्जी है जैसे कर देंगे आप। बताइए, 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दी कि इसके तहत होगा। कहां है कानून के अंदर 11 डॉक्यूमेंट, दिखाओ सूची, नहीं। तो इसके पीछे की मंशा, जो ये ऑफिस था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इसको इन्होंने 100%, जो हम बार बार कहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक राजनीतिक एजेंडे का मुख्यालय बना दिया है। राजनीतिक एजेंडा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उस एजेंडे। और अगर विपक्ष अब नहीं चेता तो फिर बचेगा कुछ नहीं, फिर आपको जो उचित लगे वो करते रहना। अगस्त के अंदर नहीं ला पाए थे, समझ में आता है, अगस्त में ले आते तो जो ये SIR वगैरह का ड्रामा हुआ, शायद उस पर रोक लगती। ये विपक्ष की नाकामी मानूंगा मैं। अगर उन्होंने नोटिस दिया होता उस समय तो ज्ञानेश गुप्ता 4 बार सोचते ये टेक्निक बताने के लिए, लेकिन अब ले आए। तो विपक्ष के लिए अब नहीं तो कभी नहीं की स्थिति है। बाकी उम्मीद कीजिए कि गुड सेंस प्रिवेल्ड, सद्बुद्धि मिले उनको, और वो जो आपके दोस्त है क्या बोलते हैं आप, स्लीपर सेल, उनसे मुक्त रहे सारे दल, और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सिर जोड़ के जैसे आगे बढ़ना चाहिए वैसे बढ़े, ताकि आम आदमी की भागीदारी इस डेमोक्रेसी में बची रहे। लोग ही सरकार चुने, सरकार वोटर ना चुने। मेरी तो यही कामना है। बिल्कुल। और जो कहा अभी हेमंत जी ने कि जरूरी नहीं है जो है ये महाभियोग प्रस्ताव, जरूरी नहीं है कि हटाने के लिए ही लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों को याद होगा, मणिपुर के बाद एक अविश्वास प्रस्ताव आया था जब मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। पता था कि अब उस अविश्वास प्रस्ताव से कुछ नहीं होना है। नंबर्स, ये तो अभी की बात नहीं है, तब तो प्रचंड बहुमत वाले थे, 240 वाले नहीं थे। लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव का मकसद ये था कि पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, सिविल सोसाइटी के सामने ये मणिपुर का एक एक सच आ तो जाए। मणिपुर का, हालांकि सत्ता पक्ष ने उस समय भी नेहरू की बात की और कस्तूरबा गांधी की बात की और मोतीलाल नेहरू तक चले गए, उन्होंने मणिपुर की बात नहीं की थी। मोदी के संबोधन में भी मणिपुर बड़े मुश्किल से आया था, बाकी सब नेहरू और कांग्रेस के इर्द गिर्द सिमट गया था। लेकिन कम से कम अपोजिशन ने मणिपुर पर सरकार को एक्सपोज किया, नग्न किया। यही है महाभियोग प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव की ताकत। महाभियोग प्रस्ताव अगर आया, महाभियोग आया ज्ञानेश पर, तो एक फिल्म में था ना, वो शायद अमिताभ बच्चन के हाथ पर कुछ लिखा था, वो बार बार कहता था कि मेरे हाथ पर लिख दिया। तो वैसे ही ये मौका होता है कि आप महाभियोग प्रस्ताव ला करके, जब आज तक किसी पे नहीं आया, आज तक सुकुमार सेन से लेकर के और अब तक किसी भी जो है CEC पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं आया है। पहली बार आएगा तो लिखा जाएगा ना फिर। हालांकि मुझे ये भी यकीन है कि इनको कोई फर्क नहीं, पहले इन्होंने जा करके, ऐसे जो भी लोग होते हैं, आपको पता है जैसे नागा साधु बनते हैं, तो ये जो भी ऐसे होते हैं, ये अपना पहले ही जो है पिंडदान कर देते हैं, तर्पण कर देते हैं। तो अब CEC वगैरह बनने के लिए या बीजेपी के इकोसिस्टम में काम करने के लिए पहले अपनी इज्जत का पिंडदान कर देना पड़ता है। जा करके पहले इज्जत का पिंडदान, मेरी इज्जत है ही नहीं, मैं इस इज्जत और बेइज्जती से ऊपर उठ चुका हूं, तब वो इस इकोसिस्टम में शामिल होता है। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। तो अब भाजपा के इकोसिस्टम में शामिल होने के लिए पहले तर्पण, पहले पिंडदान कर दो इज्जत का, और फिर शामिल हो। तो इज्जत उज्जत कुछ नहीं है, लिख दो, तुम हाथ पे क्या लिखना, माथे पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माथा और चौड़ा करके चलेंगे कि साहब को लगेगा देखो ये है असली वफादार, माथे पे लिखा है लेकिन माथे पे सिकन नहीं है। तो ये है सिस्टम। खैर चलिए, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद तो करेंगे कि लाया जाए महाभियोग प्रस्ताव, और सिरे से सिलसिलेवार जितने सांसद बोले सिलसिलेवार, कुछ छोड़े न, सब खोल के। धन्यवाद आप लोगों को। सोचिए थोड़ा सा शीत सत्र में क्या होता है। नमस्कार।